कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट किया था और ये देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किसी बॉडी के चार्ज के रेस्ट पोजीशन में उसकी प्रॉपर्टी और इफेक्ट का स्टडी करते हैं। सिमरन राय, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है लगता है। जब हम लोग बात करेंगे तभी पता चलेगा कि ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास का कोई फायदा है नहीं, तो बाकी काम तो रिकॉर्डिंग में भी हो जाता है। वेरी गुड। किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वह पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसको हम लोग आवेश कहते हैं। एसआई मात्रक आपको पता होगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और इसकी बीमा 80 होती है। माइक अपना बंद कर लीजिए, कैमरा केवल चालू रखिए। यस। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि ये चार्ज महोदय जो होते हैं, आवेश जो होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को कहा जाता है निगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। लेकिन समस्या ये है कि आवेश को जब हम स्टडी करते हैं, उसके गुण के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि आवेश का परिमाण केवल होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता, दिशा नहीं होती। किस दिशा में इतना आवेश है, इसका मतलब कि आवेश अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और हमें 11th क्लास में पढ़ा है कि अदिश राशि का केवल परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होती। और अदिश राशि का मान केवल धनात्मक होता है, अदिश राशि का मान ऋणात्मक नहीं होता। जैसे हमने कभी ये नहीं सुना होगा कि घर से स्कूल जाने में -3 घंटे का समय लग गया। हमने ये नहीं सुना होगा कि घर से मार्केट जाने में -50 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। हमने ये नहीं सुना होगा कि बाजार गए थे, -4 किलो चीनी लेकर के आए। क्यों नहीं सुना? क्योंकि समय, दूरी और द्रव्यमान ये सभी अदिश राशियां हैं और अदिश राशियों का मान हमेशा धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो आवेश भी एक प्रकार का अदिश राशि है, तो इसका मान ऋणात्मक क्यों नजर आ रहा है? फिर माइनस आवेश का मतलब क्या होता है और प्लस आवेश का मतलब क्या होता है? विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक होता है। -5 मीटर ईस्ट और +5 मीटर ईस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? तो +5 मीटर ईस्ट का मतलब है कि कोई बॉडी 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में पूर्व दिशा में विस्थापित है, और -5 मीटर ईस्ट का मतलब हुआ कि कोई वस्तु जो है वो 5 मीटर ईस्ट के विपरीत दिशा में विस्थापित हुई। सदिश जब हम पढ़ते हैं तो विपरीत दिशा के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आवेश की तो दिशा ही नहीं होती है, तो आवेश ऋणात्मक होने का मतलब क्या हुआ? तो हमें यहाँ याद रखना है कि आवेश जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है, इसमें निगेटिव साइन जो है वो दिशा के कारण नहीं आता, बल्कि परिमाण के कारण आता है। परिमाण जब किसी वस्तु के आवेश का आसपास के वातावरण की अपेक्षा कम होता है तो उसके आवेश को ऋणावेश कहा जाता है, और जब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान आसपास के वातावरण के सापेक्ष अधिक होता है तो उसके आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? धन आवेश। जैसे सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है। अब पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई, इससे पूछा जा रहा है इसकी लंबाई कितनी है, तो ये क्या बताएगा कि ये तो हमारा चौथाई है। चौथाई है मतलब सपोज करें ये 8 सेंटीमीटर का है, तो कहेगा कि ये 8 सेंटीमीटर कम है, 8 सेंटीमीटर छोटा है। हालांकि 8 सेंटीमीटर लंबाई दोनों में से किसी की नहीं है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर, लेकिन ये कहेगा कि मारो ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये तो 8 सेंटीमीटर छोटा है।
तो 8 सेंटीमीटर छोटा का मतलब क्या हुआ कि इसकी लंबाई के अपेक्षा इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर कम है, इसलिए इसकी लंबाई को क्या कहेंगे, -8 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर वाले से कहा जाएगा कि ये बड़ा जो मार्कर पेन है इसकी लंबाई कितनी है भाई, तो ये अब अपनी अपेक्षा इसकी लंबाई को देखेगा, तो ये कहेगा कि इस मार्कर की लंबाई 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। अपनी लंबाई तो वो पहले से जानता है कि 2 सेंटीमीटर मेरी लंबाई है, और इसकी लंबाई के बारे में बता रहा है कि इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब इसकी अपेक्षा 8 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इस मार्कर की लंबाई को हम क्या कहेंगे, +8 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई कितनी है भाई, तो इसकी 8 + 2 बराबर 10 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई कितनी है भाई, तो 10 - 8 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो जब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान आसपास के वातावरण की अपेक्षा अधिक होता है तो उसके आवेश को धनावेश कहते हैं, और जब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान आसपास के वातावरण से कम होता है तो उसके आवेश को ऋणावेश के नाम से जाना जाता है। कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि चूंकि किसी भी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, और एक प्रोटॉन पर उपस्थित धन आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के मान के बराबर होता है, अर्थात किसी भी परमाणु में टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज के इक्वल होने के कारण दोनों एक दूसरे को प्रभावहीन करते हैं, और प्रभावहीन होने के कारण वो परमाणु बाहर आवेश का प्रदर्शन नहीं करता, मतलब परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। अभिषेक कुमार कैमरा ऑन रखिए। सिमरन बताएंगी एक प्रोटॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित आवेश का मान कितना होता है अभिषेक? -1.6 × 10⁻⁹ एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, E = +1.6 × 10⁻⁻⁹ एक इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज एक प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है, और किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए किसी परमाणु में टोटल आवेश टोटल ऋण आवेश के बराबर होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। अब ये जो पदार्थ बना ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना, और जितने परमाणुओं से मिलकर के बना वो सारे परमाणु उदासीन थे, सब पर नेट चार्ज कितना था, Q = 0। तो जब 0 चार्ज से मिलकर के ये पूरा पदार्थ बना 0 चार्ज वाले परमाणुओं से मिलकर के, तो इसका कुल आवेश कितना होगा, 0। 0 + 0 + 0 + 0 बराबर 0। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि कोई पदार्थ आवेशित है, क्योंकि किसी भी पदार्थ का निर्माण तो परमाणुओं से ही हुआ, और सारे परमाणु ही उदासीन होते हैं, तो उन उदासीन परमाणुओं से मिलकर के आवेशित पदार्थ का निर्माण तो हो नहीं सकता। क्यों अभिषेक, गलत कह रहे हैं? अभिषेक साहब बताएंगे पदार्थ के आवेशित होने का मतलब क्या? जी, वेरी गुड। इसका मतलब है कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होगी तब तक चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा, 0, मतलब पदार्थ उदासीन होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं हो तो टोटल चार्ज Q बराबर भी 0 नहीं होगा, और जब टोटल चार्ज Q बराबर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब है कि चाहे तो वो पदार्थ धनावेशित होगा चाहे वो पदार्थ ऋणावेशित होगा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर कब नहीं होगी, तो जब प्रोटॉन की संख्या या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होगी या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होगी,
और इसके लिए पदार्थों को क्या करना पड़ता है कि एक दूसरे के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना पड़ता है। जब दो पदार्थ आपस में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं तो किसी एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है वो पदार्थ क्या हो जाता है, कौन सा आवेश आएगा सिमरन? सपोज करें कोई एक पदार्थ है जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक है। ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके ऊपर आवेश तो पक्का होगा, क्योंकि आवेश नहीं होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में है, प्रोटॉन कम संख्या में है, तो इसका मतलब कि ये आवेशहीन नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा, उस पर कोई ना कोई आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, जो निगेटिव चार्ज होगा? वेरी गुड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण इसमें निगेटिव चार्ज का अमाउंट पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा हो गया, इसलिए ये पदार्थ जो है ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक उसके विपरीत अगर कोई पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाए, या ये कहें कि प्रोटॉन की संख्या अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए, तो प्रोटॉन के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और जो ज्यादा होता है वही तो दिखता है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसलिए ये दिखेगा और ये पदार्थ क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब मान लीजिए ये दो पदार्थ थे, एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ, इसने इसके ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके, मान लीजिए ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ए से बी में ट्रांसफर हुआ तो उसके साथ 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज चला गया, तो इसके ऊपर चार्ज क्यू ए बराबर क्या हो जाएगा, +1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, तो क्यू बी इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब चार्ज का मिनिमम अमाउंट कितना हो सकता है, किसी भी पदार्थ पर कम से कम कितना आवेश हो सकता है, या कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को कम से कम कितना आवेश दे सकता है, 8? गलत जवाब है, 8 कैसे, अभिषेक? कोई एक पदार्थ, ये दो पदार्थ हैं, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ आवेश भी दे रहा है, तो ये इसको कम से कम आवेश देना चाहता है, ये कितना आवेश देगा, वेरी गुड, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन देगा, आधा इलेक्ट्रॉन करके तो दे नहीं सकता, या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा या दो इलेक्ट्रॉन देगा या तीन इलेक्ट्रॉन देगा, और एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज होता है वो होता है ई, इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर -ई, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर +ई, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर -ई। मतलब किसी भी पदार्थ पर आवेश का कम से कम मान जो होता है वो प्लस माइनस ई के बराबर होता है, और ई की वैल्यू कितनी होती है, तो ऊपर लिखा हुआ है इक्वल्स +-1.6 इंटू 10 टू दी पावर -9। इससे कम चार्ज किसी वस्तु पर, ज्यादा कितना हो सकता है, तो अगर आपसे पूछा जाए सिमरन, एक वस्तु है जिसके ऊपर 2/3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम का आवेश है। हेलो, आवाज आ रही है?
आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। सिमरन आवाज जा रही है? अब बताएं। आपसे मैं पूछ रहा था कि किसी ने कहा कि एक वस्तु है, इसके ऊपर आवेश Q बराबर है 2/3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणा। आप क्या कहेंगे, इतना आवेश किसी पदार्थ पर हो सकता है या नहीं हो सकता? क्यों नहीं? माइनस में तो होता ही है ना। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 फ्रैक्शन में नहीं होता, भिन्नात्मक नहीं होता। आवेश का मान भिन्नात्मक होता है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के पूर्णांक संख्या के गुणज में होता है, इंटीजर नंबर के मल्टीपल में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टुकड़ों में नहीं ट्रांसफर हो सकता। हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 50 जाएगा, 49.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, 2.25 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। इसलिए कभी भी किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान या उपस्थित संभव आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होता है। भिन्नात्मक संख्या के बराबर आवेश का मान नहीं हो सकता। आवेश के इस गुण को हम लोग आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसे कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण भाई? तो जब दो पदार्थों के बीच आवेशों का, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश का गुच्छों में, समूह में स्थानांतरण होता है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना। एक इलेक्ट्रॉन ए से बी गया, मतलब ए से बी इतना आवेश गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पीछे से गया तो फिर इसके साथ भी इतना इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके पीछे से जाएगा तो उसके साथ इतना इलेक्ट्रॉन आवेश और जाएगा। तो आवेश जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के मल्टीपल इंटीजर में ही एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक स्थानांतरित हो सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। और अगर स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n माना जाए तो किसी भी वस्तु पर उपस्थित पॉसिबल चार्ज की वैल्यू या नेट चार्ज की वैल्यू टोटल कितनी होगी? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n, जहां n क्या है? स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो हमेशा इंटीजर नंबर में ही होता है, n की वैल्यू भिन्नात्मक नहीं हो सकती। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर आवेश Q बराबर प्लस n ही होता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है आवेश Q का मान माइनस n के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा भी है जो समझ में नहीं आ रहा? नहीं। आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखते चले, तो बाद में पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। या नोट्स तो आपके पास जा ही रहा है, तो जब जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और नोट्स जो आपके पास पहुंच रहा है, अभिषेक नोट्स कल पहुंचा था आपका? फोटो तो क्लियर है, उसको छोटा बड़ा करके देखो, है ना? माइक म्यूट कर लीजिए। तो नोट्स जो आपके पास जा रहा है उस नोट्स का यूज करें, जरूरत होगी तो आप नोट करते भी जाएं, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। नोटबुक निकालिए, नोट करना है, नोटबुक निकालिए, लिख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत। वैद्युत विज्ञान की वह शाखा
वैद्युत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों के विरामावस्था की स्थिति में जिसके अंतर्गत आवेशों के विरामावस्था की स्थिति में उनके गुणों एवं प्रभावों का उनके गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उनके गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, चार्ज, आवेश। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का, हाँ बोलिए। क्या स्थिर विद्युत का बोला था ना पहले? पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी चार्ज का है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ को, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे आवेश कहते हैं। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? पैराग्राफ चेंज। इसे क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। और क्या पढ़ा? एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसका एसआई मात्रक कूलाम। एवं बीमा, बीमा क्या होती है आवेश की? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज? एवं बीमा ए टी होती है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। पैराग्राफ चेंज। आवेश विद्युत एवं चुंबकीय, आवेश विद्युत एवं चुंबकीय दोनों प्रकार के प्रभावों को प्रदर्शित करता है। कल हमने बताया था कि मैग्नेट जब हम पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म में भी हम लोगों को चार्ज के बारे में ही पढ़ना होगा। आवेश वैद्युत एवं चुंबकीय दोनों प्रभावों का प्रदर्शन करता है। पढ़ा है ना हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व 10th क्लास में पोस्टेड साहब ने बताया था विद्युत चुंबकत्व के बारे में कि जब किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो आवेश जो है ये क्या करता है? विद्युत क्षेत्र का भी निर्माण करता है, वैद्युत प्रभाव भी दिखाता है और चुंबकीय प्रभाव भी दिखाता है। धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे, सब कुछ क्लियर होगा। आवेश को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। आवेश को निम्नलिखित
दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्रमशः धन आवेश एवं ऋण आवेश के नाम से जाना जाता है। जिन्हें क्रमशः धन आवेश एवं ऋण आवेश के नाम से जाना जाता है। अब धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग में हमेशा रखना है कि जब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान उसके आसपास के वातावरण की अपेक्षा अधिक होगा तो उसके आवेश को धन आवेश कहेंगे, और जब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान उसके आसपास के वातावरण की अपेक्षा कम होगा तो उसके आवेश को ऋण आवेश कहा जाएगा। धन आवेश का मतलब ज्यादा आवेश, ऐसे समझिए धन करते हैं मतलब प्लस करते हैं तो अमाउंट को बढ़ाते हैं, और माइनस करते हैं तो अमाउंट को कम करते हैं। तो यहाँ डायरेक्शन के आधार पर प्लस माइनस नहीं लिया गया, अमाउंट के आधार पर, परिमाण के आधार पर प्लस माइनस लिया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, थैंक यू। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु विद्युतता उदासीन क्यों होते हैं। एक बार सिमरन बता दे, उसके बाद अभिषेक बताएंगे, फिर हम लोग नोट करेंगे। मान लीजिए दो का प्रश्न पूछ दिया गया, परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, क्या जवाब दीजिएगा? संख्या इक्वल होने से आवेश जीरो क्यों हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रही है, लेकिन वो सेंटेंस थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है। अभिषेक बताएंगे। वाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नहीं, ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण परमाणु उदासीन कैसे हो सकता है? उदासीन आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है ना, संख्या पर निर्भर नहीं करता, परिमाण पर निर्भर करता है। जी वेरी गुड, नोट कर लीजिए। पर, परमाणु अथवा पदार्थ के उदासीन होने का कारण, परमाणु अथवा पदार्थ के उदासीन होने का कारण, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में स्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जबकि एक प्रोटॉन का धन आवेश, एक प्रोटॉन का धन आवेश एक इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के बराबर होता है। एक प्रोटॉन का धन आवेश एक इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के बराबर होता है। अतः किसी भी परमाणु में कुल धन आवेश का मान, किसी भी परमाणु में कुल धन आवेश का मान कुल ऋण आवेश के मान के बराबर होने के कारण
कुल ऋण आवेश के मान के बराबर होने के कारण परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं। अब जब परमाणु उदासीन होते हैं तो फिर ये आवेशित कैसे होंगे भाई? तो आवेशित होने के लिए हमें पता है कि चूंकि ये उदासीन इसलिए थे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर। अगर हम कुछ किसी भी तरह से कुछ ऐसा कर दें या वो खुद से कुछ ऐसा करें जिससे प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच में अंतर उत्पन्न हो जाए, वो बराबर नहीं रहे, तो फिर परमाणु या पदार्थ उदासीन नहीं रहेगा, वो आवेशित हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी तो ऋणावेशित हो जाएगा और प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए ये एक परमाणु का नाभिक है और ये बहुत सारी कक्षाएं हैं उसके बाहर, जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कण गति करते हुए नाभिक की परिक्रमा कर रहे हैं। या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसी और को दे दें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर आ जाएगा, या अगर ये नहीं पाता तो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। दूसरा तरीका, इसके नाभिक में प्रोटॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, दे नहीं सकता और प्रोटॉन को निकाल दे इसके बाहर या प्रोटॉन इसके अंदर डाल दे तो भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या में अंतर आ सकता है, लेकिन ये संभव नहीं। किसी भी परमाणु के नाभिक से प्रोटॉन को बाहर निकाल लेना या उसको प्रोटॉन दे देना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन को निकालना या इलेक्ट्रॉन को देना आसान है, क्योंकि जो सबसे बीच में है, मध्य में है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स रहता है, उसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और प्रोटॉन निकलने से पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चले जाएंगे। है कि किसी पदार्थ को आवेशित करने के लिए प्रोटॉन की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर प्रोटॉन की संख्या को हम चेंज नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब दो पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा हम पदार्थों को आवेशित कर सकते हैं। अब पदार्थों को आवेशित करने की विधि क्या है, ये बात तो समझ में आ गई कि किसी भी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या में अंतर आ जाएगा और अंतर जब आएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या में तो आवेशित हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो भी आवेशित हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो भी आवेशित हो जाएगा। वेरी फाइन, बात बिल्कुल समझ में आ गई, एकदम झकास। क्यों अभिषेक, समझ में आ गई? समस्या ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो वर्षों से, सिमरन बताएंगे, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इलेक्ट्रॉन है, इस नाभिक के बाहर वर्षों से घूम रहे थे इसी रास्ते पर, इसका तो फिर ये अचानक इसको छोड़ करके क्यों जाएंगे? 11 क्लास में हम लोगों ने गति चैप्टर पढ़ा था, तो गति चैप्टर में पढ़ा था कि गति का नियम चैप्टर जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि किसी भी वस्तु को उसकी गति की दिशा से परिवर्तित करने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है। जब तक कोई बाहरी या असंतुलित बल किसी वस्तु पर कार्य नहीं करेगा वो त्वरित नहीं होगा, या जो जिस पोजीशन में, जिस स्थिति में है उस स्थिति को वो कभी भी परिवर्तन नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये अपनी कक्षा का त्याग नहीं करेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसकी तो वैसे हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ते हैं मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 प्रोसेस पढ़ना है। पहला तरीका चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण आवेशन,
किसी उदासीन पदार्थ को आवेशित करने की जो विधि होती है उसको कहते हैं पदार्थों का आवेशन या आवेशीकरण। तो आवेशन की मुख्यतः 3 विधियां हैं, हमें 2 पढ़नी है। पहला घर्षण के कारण आवेशित करना, दूसरा प्रेरण के कारण। अब घर्षण के कारण आवेशित करना, तो पहले तो घर्षण समझना पड़ेगा भाई। घर्षण अभिषेक साहब बताएंगे। व्हाट इज फ्रिक्शन? घर्षण क्या होता है? 11th में पढ़ा था हम लोगों ने। यस। नहीं, गति करती है तो गति को घर्षण कहते हैं। नो 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 नो, क्यों? एक बार फिर से। नहीं नहीं, घर्षण तो पहले हुआ ना, आवेशन बाद में हुआ। घर्षण विधि का उपयोग करते हैं आवेशन के लिए। घर्षण हम लोगों ने, लेकिन घर्षण कहते हैं। आवेशन आप सही बता रही हैं, लेकिन घर्षण उसको नहीं कहते। असल में जब एक वस्तु कोई दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है या गतिमान होने का प्रयास करती है, दोनों वस्तुओं को मिलाने वाला ये कॉन्टेक्ट सरफेस जो होता है, स्पर्श का जो सतह होता है, उस स्पर्श के सतह पर गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। उस बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। When a body moving or trying to move at the surface of other body, then a force acting at contact surface of two bodies just opposite to the motion of the body, that force is friction. जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर गतिमान होती है या गति में आने का प्रयास करती है, तो दोनों वस्तुओं को मिलाने वाले स्पर्श के सतह पर गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। उसको हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे जब हम साइकिल चलाते हैं तो सड़क और टायर के बीच में घर्षण बल काम करता है। ब्रेक लगाते हैं तो रिंग के पास एक इतना बड़ा रबर का पीस होता है, वो रिंग के अंदर चिपकता है, तो उस रबर के टुकड़े और रिंग के बीच में घर्षण बल काम करता है। और उसी घर्षण विधि का उपयोग हम करते हैं किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए। तो घर्षण विधि से, जैसे आपने कहा कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ देंगे तो घर्षण होगा, उस घर्षण से वस्तु आवेशित हो जाएगी। इन दोनों को रगड़ देंगे तो आवेशित क्यों होगी वस्तु? देखिए, जो लिखा हुआ है किताबों में उसको अगर हम याद केवल कर लें और ये कहें कि फिजिक्स समझ गए तो ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होगा। उसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। किताबों में जो लिखा हुआ है वो तो लिखा है, फिर उसको पढ़ करके हम काम चला लेते, टीचर की जरूरत क्या होती है? तो कंसेप्ट समझ में नहीं आता। आखिर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो ऐसा क्या होगा कि ये दोनों आवेशित हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। क्यों? अच्छा, एक बात, ये दो मार्कर हमारे हाथ में, दोनों एक ही पदार्थ का बना हुआ है, दोनों प्लास्टिक पदार्थ का है, और दोनों को हमने रगड़ दिया एक दूसरे से। हाँ, क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा या रगड़ने से ये दोनों आवेशित हो जाएंगे? हो जाएंगे। अभिषेक, वेरी गुड। ऐसी स्थिति में आवेशन क्रिया नहीं। जब समान प्रकार के परमाणु से बना हुआ पदार्थ आपस में रब किया जाएगा तो दोनों में से किसी एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा। आपने सुना होगा, आपके सर जी ने पढ़ाया होगा कि कांच के ग्लास को किसी चीज पर रगड़ा गया, नहीं, या प्लास्टिक के एक रॉड को किसी दूसरे पदार्थ पर रगड़ा गया। ये नहीं सुना होगा कि प्लास्टिक को प्लास्टिक से रगड़ा गया तो दोनों आवेशित हो गए, या ये नहीं सुना होगा कि ग्लास को ग्लास से रगड़ा गया तो आवेशित हो। तो क्या कारण है कि कांच के को हम लोगों ने बिल्ली की खाल पर रगड़ दिया, मान लीजिए, प्लास्टिक का जो छड़ था उसको हमने अंबर पर रगड़ दिया, है ना, और दोनों आवेशित हो गए।
फिर ग्लास को ग्लास से क्यों नहीं रब किया, प्लास्टिक को प्लास्टिक से रब क्यों नहीं किया? इसलिए कि दोनों एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के जब बने होंगे, तो मान लीजिए ये एक परमाणु है, एक परमाणु ये, इसका नाभिक ये है, पहली कक्षा ये, दूसरी कक्षा ये, तीसरी कक्षा, ठीक है। इसके बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसके बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इन दोनों को रब करेंगे। पहले तो ये देखें कि इसका परमाणु क्रमांक दोनों का बराबर है, मतलब दोनों में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी। अगर इसमें 12 है तो इसमें भी 12 होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों मैग्नीशियम के परमाणु है, मैग्नीशियम की ही परमाणु संख्या 12 होगी। अब अगर इसके बाहर 3 कक्षाएं हैं तो इसके बाहर भी 3 कक्षाएं, इसके तीसरी कक्षा की दूरी जितनी होगी उतनी ही इसके तीसरी कक्षा की दूरी होगी। इसका मतलब इसका नाभिक अपने इलेक्ट्रॉन को जितनी बल से अपनी ओर खींच करके रखेगा, दूसरे का नाभिक भी अपने इलेक्ट्रॉन को उतने ही बल से खींच करके रखेगा। तो जब दोनों अपने अपने नाभिक से बराबर बल से आकर्षित हो रहे हैं, तो फिर आप बताइए कि किसका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? रस्सा कस्सी का खेल देखा है ना आपने? स्कूल में पहले तो होता था जब हम लोग पढ़ते थे, पता ना अब होता है कि नहीं, अब तो क्रिकेट बैडमिंटन केवल होता है। तो एक लंबी रस्सी लाई जाती थी और 5 लड़के एक तरफ से पकड़ लिए, 5 लड़कों ने एक तरफ से पकड़ लिया, बीच में एक लाइन खींच दी गई, वहां एक गमछा बांध दिया गया लाइन के ऊपर रस्सी में। ये गमछा अगर ए ग्रुप के तरफ चला गया तो ए जीत जाएगा, बी ग्रुप की तरफ चला जाएगा तो बी जीत जाएगा। अब मान लीजिए ग्रुप ए के 5 ने जितना बल लगाया रस्सी को खींचने के लिए, उतना ही बी ग्रुप के लड़कों ने भी बल लगाया, तो गमछा ए के तरफ जाएगा या बी के तरफ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। तो चाहे जितनी देर तक इसको दोनों को रगड़े, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने नाभिक से बराबर बल से एक दूसरे से आकर्षित है, और इलेक्ट्रॉन को खींचना किसको है? नाभिक को। नाभिक पर धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है। धन आवेश ऋण आवेश को आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर नहीं सकता। इन दोनों में तो दुश्मनी होती है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर बल से आकर्षित है, इसलिए यहाँ पर स्थानांतरण नहीं होगा। अगर यहाँ पे सपोज यानी सोडियम होता यानी, और यहाँ एक ही इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता, इसके बाहरी कक्षा में 2 होता, तो दूरी अभी भी जितनी यहाँ बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन की नाभिक है, उतनी दूरी यहाँ भी है, क्योंकि 3 कक्षाएं इसमें भी हैं, 3 कक्षाएं इसमें भी हैं। लेकिन ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के नाभिक में 12 प्रोटॉन्स हैं और सोडियम के नाभिक में केवल 11 प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को 12 प्रोटॉन मिलकर के अपनी ओर खींच रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को केवल 11 प्रोटॉन ही खींच रहे हैं। तो जाहिर है कि कौन ज्यादा बल से आकर्षित होगा अपनी नाभिक की ओर? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको 12 प्रोटॉन्स खींच करके रखे हैं। बात समझ में आ रही है? अब दोनों को जब रगड़ेंगे तो जिस तरफ जिस ग्रुप में 11 बच्चे हैं, उसका इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ आ जाएगा? जहां 12 है, ठीक है। और यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आएगा कहाँ? सोडियम से मैग्नीशियम के पास, और मैग्नीशियम हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, सोडियम हो जाएगा क्या? निगेटिवली चार्ज। अब कहिए कि सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होता, वो नहीं होता कब? जब वो रासायनिक अभिक्रिया करता है, जबरदस्ती अगर उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाए, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है तो इस पर पॉजिटिव हो जाएगा और इस पर नेगेटिव हो जाएगा। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पॉजिटिव। अब आप कहिएगा तो वो जब रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो चूंकि मैग्नीशियम हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला तत्व है, इसलिए विद्युत धनात्मक तत्व है, उसका चार्ज माइनस नहीं होता। लेकिन यहाँ जबरदस्ती मैग्नीशियम ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से घर्षण के द्वारा या एक दूसरे से रब करके 2 वस्तुओं को जब आवेशित किया जाता है, तो उसको घर्षण विधि कहा जाता है, उस विधि को। और घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, उस आवेश को घर्षण विद्युत के नाम से, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रेरण विद्युत। प्रेरण विद्युत क्या होता है भाई? इस पर कल चर्चा करेंगे।
तब तक आज आप लिख लीजिए एक टॉपिक और, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आवेशों का क्वांटीकरण। हम जानते हैं कि के बीच, सॉरी, जब किन्हीं दो पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा वास्तविक संख्या के गुणनफल में ही स्थानांतरित हो सकते हैं। स्थानांतरित हो सकते हैं अर्थात स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्नात्मक नहीं हो सकती। हाँ जी, बोलिए क्या लिखा आपने, ये बोलिए ना। स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल वास्तविक संख्या के गुणनफल में ही संभव है। भिन्नात्मक संख्या में इनका स्थानांतरण नहीं हो सकता। किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक, किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ गुच्छों में आवेश भी स्थानांतरित होता है। आवेश भी स्थानांतरित होता है। अतः किसी पदार्थ पर उपस्थित संभव आवेश का मान, किसी पदार्थ पर उपस्थित संभव आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के वास्तविक संख्या के गुणनफल में ही होता है, जिसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। जिसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। यदि इन्हीं दो पदार्थों के बीच स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, स्मॉल n, दो पदार्थों के बीच स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n
एवं उसके कारण उत्पन्न एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, उसके कारण हटा दीजिए, सीधा लिखिए, एवं एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश प्लस माइनस ई हो, स्मॉल ई, प्लस माइनस ई हो, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण पदार्थ पर उत्पन्न आवेश का मान, पदार्थ पर उत्पन्न आवेश का मान Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। Q क्या है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ। N क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमेशा इंटीजर नंबर में होती है। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के लिए निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज। इतने में कोई दिक्कत है? अभी तक जो पढ़ा आपने उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए और इसको स्टडी कीजिएगा। नोट्स जो आपके पास पहुंच गया है आज बाकी के पास भी पहुंच जाएगा। उसको तो जो टॉपिक छूट गया होगा उसको कल डिस्कस करेंगे। अभी जो टॉपिक हमने पढ़ लिया उसमें अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप नोट्स बना करके उसका पिक्चर लेकर के व्हाट्सएप पर ही भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पर टाइप करके भी लिख सकते हैं, ताकि अगले क्लास में जब हम लोग बैठे तो जितने डाउट्स है उसको क्लियर कर सकें। पहले से क्वेश्चन पता होता है तो आ करके कम समय में उसका सोल्यूशन निकलता है। यहाँ आते आते आप लोग भूल जाते हैं, तब तक टॉपिक दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो आज की क्लास यहाँ तक। सिमरन कुमारी, कोई दिक्कत है समझने में? समझ में आ रहा है? चलिए कल ठीक 8 बजे फिर से हम लोग मिलते हैं क्लास में। जो भी डाउट होगा उसको आप हाँ बोलिए। अरे भैया अभी तो हम बोल रहे हैं ना, इतनी जल्दी में क्यों हो? भूख लग गई है क्या? नींद आ रही है? फिजिक्स पढ़ने बैठे हो तो दिमाग को भूख प्यास से हटा करके और केवल टॉपिक के ऊपर रखो, है ना। ये दिनकर साहब का ये नहीं है कविता कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि जो भी डाउट आपके पास हो उसको आप नोट करके या टाइप करके व्हाट्सएप पर भेज दीजिए कि अगले क्लास में जब हम लोग इकट्ठे हों तो पहले उस डाउट के ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद आगे क्लास बढ़ेगी। और एक बात और, आप सभी को तो पता है जो लोग पहले से क्लास ज्वाइन करते आए हैं कि कल आएंगे तो आज तक हमने जो पढ़ा आज कल पढ़ा उसी का रिवीजन लगभग आज भी था, लेकिन कल हमने कुछ लिखा नहीं था, आज उसको राइट डाउन भी किया है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और रिवीजन हम नहीं करेंगे, आपसे पूछेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा तैयार होकर के आइएगा और तभी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, गुड नाइट। और ठीक 8 बजे पहले आपको, ठीक है, 10 मिनट पहले चाहिए, नहीं तो फिर लेट होने लगता है। थैंक यू।